सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने मेजरली जो फोकस किया है वो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में किया। थोड़ा सा लंबा भी हो गया, राइट? बट वन थिंग विच आई कैन अश्योर यू कि आप उस चीज का बेनिफिट पूरे चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से नेशनलिज्म और ओल्ड डायनेस्टिक एम्पायर्स और नेशन स्टेट्स में जो फर्क समझा, उसी चीज को आप पूरे चैप्टर में अप्लाई करते जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ो ना, तो अपने आप से सवाल पूछो कि एट द एंड ऑफ द डे इस चीज को पढ़ के मैं क्या सीखूंगा? क्या ये मुझे बेहतर इंसान बनाएगा? क्या ये मुझे अल्टीमेटली नौकरी दिलाएगा? ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज तो आपको एक बेहतर इंसान बनाना उसका काम होता है। दूसरा, आपके लिए ब्रेड एंड बटर लाना, राइट? इफ इट इज एबल टू ब्रिंग यू फूड टू योर टेबल, दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप पढ़िए, राइट? नहीं तो फिर चीजें तो बहुत कुछ है पढ़ने को, राइट? बट ये चीजें आपकी समझदारी भी बढ़ाता है, राइट? एनीवेज, फिर हमने देखा क्या, कंसेप्ट बिल्डिंग पहले कवर कर लिया, ठीक है? ओके, अभी हम देखेंगे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये टॉपिक पे क्या रोल रहा है इस चीज का, राइट? अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? आप क्लास 9th में पढ़े होंगे सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखिए, वो चीज को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। 9th की पढ़ी हुई चीज है, लेकिन अब किसी का बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो सोचिए उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये चीज, है ना? खैर, एनीवेज, देखो, सबसे पहले जो आइडिया था ऑफ नेशनलिज्म, वो सबसे पहले फ्रांस में आता है। और कहा जाता है उस टाइम पे फ्रांस अगर छींक भी दे तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती थी। व्हेन फ्रांस नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये कहा जाता। तो इन सिंपल वर्ड्स बोला जा रहा है कि जो फ्रांस था वो ट्रेंड सेटर था। भैया, फ्रांस उस टाइम पे ट्रेंड सेटर हुआ करता था। और यहां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म है, वो हमको फ्रांस में देखने को मिलता है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? चलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जाओ कमेंट सेक्शन में जाके कर दो कमेंट, कब आया? 1789, एकदम ठीक, राइट? सॉरी, डोंट गेट क्रिंज, मजाक मस्ती है, राइट? आया कब था ये? 1789 में आया, राइट? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, और उसके बाद ही हमको एक क्लियर चेंज देखने को मिलता है, और हमको फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिलता है। चेंज क्या हुआ? अब यहां पर मोनार्की थी। किसका रूल था? किंग का रूल था। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? डेमोक्रेसी की तरफ हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और यहां पर रूल कौन करेगा? पीपल आर द रूलर, ठीक है? जाहिर सी बात है, पिछले वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट? तो यहां पर सिटीजन्स पर मियर सब्जेक्ट, बट यहां पर सिटीजन्स के पास पावर है, राइट? वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वैसे ये वी द पीपल ऑफ फ्रांस हो गए, ठीक है? तो सेकेंड चीज जो हम इस पूरे टॉपिक पे कवर करेंगे, दैट इज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, जो हमने पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे वो कौन कौन से स्टेप्स लिए। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू इनकलकेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ फ्रांस, राइट? फिर हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस इस आइडिया को आगे लेके जाता है, स्प्रेड करता है इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है? अभी उस चीज की वो सर्वे करेगा जा जाके कि देखो क्या फायदा है इस चीज का, तुम कैसे
इस घिसे पिटे मुनार के अंडर में रह रहे हो, ठीक है? क्यों सह रहे हो इसकी टायरेनी, है ना? राइट। तो ये चीज़ सेकंड हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड जो हम लोग देखेंगे, वो एंट्री ऑफ नेपोलियन देखेंगे, क्योंकि इसके बाद वापस से फ्रांस में डेमोक्रेसी चले जाएगी एंड वापस से डिक्टेटरशिप आ जाएगी, राइट? चलिए, तो अब पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। पीपीटी में देखते हैं पीपीटी क्या कहती है हमारी, राइट? तो मैंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, राइट? और पहले हम कोई भी टॉपिक को जब अप्रोच करेंगे, तो उसमें एक सवाल पूछेंगे और सवाल के अधीन ही हम आगे बढ़ेंगे। उसी के सवाल के जवाब देते-देते ही हम फर्दर चैप्टर को अप्रोच करते जाएंगे, राइट? तो इससे क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। मान लीजिए अचानक से कोई आपसे कोई सवाल पूछ दे, आप चलते-फिरते कहीं जा रहे हैं, तो वो सवाल ना आपके ज़हन में बहुत दिनों तक रह जाता है। तो वो जो इम्प्रेशन है ना उस सवाल का, काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो वो चीज़ें ना याद रखने में आपको बड़ी मदद करता है ना? इसीलिए पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, ठीक है? यहाँ कह रहा है वेयर डिड नेशनलिज्म फर्स्ट क्लियरली अपीयर? तो डेफिनिटली इसका आंसर है फ्रांस में। कब? आफ्टर 1789, राइट? So nationalism clearly began with the French Revolution of 1789. But what was before 1789? It is very important कि before 1789 क्या था? तो फ्रांस बिफोर 1789 डेफिनेटली एक मोनार्क के अंडर था, ठीक है? फ्रांस ऑलरेडी हैड फिक्स्ड बॉर्डर्स. इट वाज रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट किंग, बट देयर वाज नो डेमोक्रेसी. What happened after the revolution? After the revolution, you can see, जैसे ही revolution हुआ 1789 में, आप पढ़े ही होंगे क्लास 9th में, power was shifted from king to the people. Very important, ठीक है? Idea came that people together form a nation. ना की आइडिया क्या है यहां पर, कि a nation is not the king or territory but the people. अब कनेक्ट करो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या है नेशन? नेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल. समझे नटखट बच्चों? नेशन क्या है? नेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल. पढ़ा था ना अभी पिछले स्लाइड में, याद आया कुछ? अब कनेक्ट हो रहा है चीजें? तो नेशन कोई किंग और टेरिटरी नहीं है, बट इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, कॉमन पास्ट. याद आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कैसे पावर शिफ्ट हुआ है फ्रॉम मोनार्क टू पीपल, राइट? अर्लियर यू कैन सी दैट किंग वाज ओनर ऑफ द कंट्री. राजा जो था वो ओनर हुआ करता था, और लोग एक मियर सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे. दे हैव नो राइट्स. बट आफ्टर द रेवोल्यूशन यू विल सी दैट पीपल बिकेम सिटीजन्स. यही फायदा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, राइट? जो सोवरेंटी थी, सोवरेंटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है? डिसीजन मेकिंग पावर को ही आप सोवरेंटी कहते हैं. तो इट बेसिकली शोज कि आप कितने आजाद हैं निर्णय लेने के लिए. तो ये जो निर्णय लेने की आजादी थी, ये राजा से अब सिटीजन्स की तरफ मूव करते दिख रही है, फ्रॉम किंग टू द सिटीजन्स. ओके, नाउ द रिवॉल्यूशन अनाउंस दैट द पीपल विल नाउ डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन. अब लोग, फ्रांस के लोग, फ्रांस का भविष्य डिसाइड करेंगे. देखो कैसे चेंज आता है, ठीक है? Now this is the core idea of nationalism, as we can see, है ना? अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास ये पावर आ जाए कि अपनी कंट्री के डिसीजंस आप लेंगे, तो आपको इससे कितना एम्पावर्ड फील होगा सोचो. यहीं से तो आपको प्यार आता है ना अपनी कंट्री के लिए, यहीं से तो एक लगाव आता है अपनी कंट्री के लिए, राइट? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? वैसे ही अब देखते हैं, हाउ डिड रेवोल्यूशनरी क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ यूनिटी. ये बढ़िया टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, राइट? अब देखो यहाँ पर
दे न्यू दैट आइडियाज अलोन आर नॉट इनफ। जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप आइडियाज की बात करते रहेंगे ना, तो वो ख्याली पुलाव बन के रह जाता है। तो चीजें आपको ख्याली पुलाव तक नहीं रखनी है। आइडियाज को यू नीड टू ब्रिंग आइडियाज इनटू एक्शंस। ठीक है। वैसे ही जैसे आपने 2026 न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा, बट आप सिर्फ काम नहीं करेंगे तो आप फिर से 2025 में ही रह जाएंगे और 2027 भी आ जाएगा। राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आइडियाज को एक्शन में बदले। ठीक है। तो दे न्यू दैट आइडियाज अलोन आर नॉट इनफ। पीपल मस्ट फील यूनाइटेड। उनको एक फील होना चाहिए। तो अब आपको एक कैसे फील होता है, इस चीज से आप रिलेट करते जाओ। कैसे आपको लगता है कि आप भारत से, आप आप इंडिया के सिटीजन हैं, ये आपको कैसे लगता है? ठीक है। कनेक्ट करना है इन चीज को। ठीक। सो दे इंट्रोड्यूस्ड सिंबल्स, practices and laws, right? New ideas and words. अब जब भी अशोक स्तंभ देखते हैं, तो आपको चाइना का याद तो नहीं आता होगा? आता है क्या आपको चाइना का याद? नहीं आता। जब भी आप तिरंगा देखते हैं हमारा, तो मान लीजिए आप स्टेडियम में मैच देखने गए, जैसे ही तिरंगा लहराता है, जैसे ही आप फ्लैग वेव करते हैं लोग, कैसे एक अंदर से नेशनलिज्म की फीलिंग आती, राइट? तो वैसे ही आप यहाँ पर इन लोग सिंबल्स और प्रैक्टिसेस से लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी जगा रहे थे। ठीक है। अब यहां पर ये लोग दो कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ला पैत्रे और ले सितेन। ला पैत्रे मतलब द फादरलैंड और ले सितेन मतलब सिटीजन। राइट। अब यहां से ले सितेन मतलब अब एवरीवन इज इक्वल, अब सब सिटीजन है। राइट। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया? चलो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो ही बता देगा मैं मान जाऊंगा उसको। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया? ठीक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब जाके इसके बारे में सर्च करना। ठीक है। तब आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। अब ला पैत्रे फादरलैंड, ये मेरी मातृभूमि है। ठीक है। कहाँ से आता है ये फीलिंग मातृभूमि? जब तक ये मातृभूमि वाला आपको नहीं आएगा, तब तक कैसे आपको वननेस वाली फीलिंग आएगी, कैसे आप कनेक्टेड फील करेंगे? राइट। तो ये बिलोंगिंगनेस, कंट्री बिलोंग्स टू ऑल, कहाँ से आ रहा है ये? ला पैत्रे, दैट इज फादरलैंड। फिर ले सितन, सिटीजन, एवरीवन इज इक्वल एंड नॉट अ सब्जेक्ट। हम सब बराबर हैं। इवन अवर प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री, देन ही इज प्राइम मिनिस्टर। एवरीवन इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है। Now this created a sense of belongingness and equality, right? किसी को भी ये महसूस नहीं होता है कि भारत हमारा नहीं है, भारत सबका बराबर है। ठीक। सबके लिए भारत बराबर है। राइट। वहां से ये चीज आती है। राइट। सेकेंड हम देखते हैं न्यू सिंबल्स। जैसे अभी मैंने आपको अशोक स्तंभ का एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने आपको इंडिया के फ्लैग का एग्जाम्पल दिया, ट्राई कलर्स। ठीक है। सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ये हमारा ट्राई कलर। वैसे इनका भी ट्राई कलर था। ओके, लेट्स सी। इनका ट्राई कलर फ्लैग किंग के फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। राइट। रेड, व्हाइट और ब्लू। अब ये किसका साइन था? डेफिनेटली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को दर्शाता था। ठीक। नेशनल असेंबली रिप्लेस द स्टेट जनरल एंड नाउ नेशनल हिम्स, ओथ्स एंड मार्टिर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब जो भी लोग देश के लिए मरते थे उनको शहीद बोला जाता। राइट। नेशनल हिम्स, ओथ, जाहिर सी बात है, आप देखते हैं हम लोग क्या गाते हैं अपना नेशनल एंथम, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक। तो उससे जैसे ही हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं, कैसे हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जोरों से उमड़ के आती है। राइट। वैसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला चैप्टर नहीं है, समझने वाली बात है। कैसे लोगों में आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कैसे उनको एंगेज करा जा रहा है। ठीक है। बिफोर 1789 किसी को ये सब कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। आप और मैं एक है, भाई है, किस बेसिस में? कि हम एक जगह से बिलोंग करते हैं। ये समझो, आप और मैं भाई हो सकते हैं क्योंकि आपने मेरी मदद की बिफोर 1789, बट आफ्टर 1789 इवन आपने मेरी मदद नहीं की, आप और मैं मिले और हम दोनों सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, सेम जगह से है, तो वहां से ही हमारा भाईचारा बन गया। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम यूपी से हो? अरे हम भी यूपी से। जैसे हमारे इंडिया में आता है, दैट इज रीजनलिज्म, दैट इज नॉट नेशनलिज्म। राइट। बट जैसे ही आप अब्रॉड जाते, ठीक है, और वहां पर आपको कोई इंडियन मिल जाए ना, तब आप समझेंगे ये फीलिंग क्या होती है।
गया तो मैं भी नहीं हूँ, बट लोग बताते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, ओके। तो ऑल दिस रिमाइंडेड पीपल दैट वी आर वन नेशन, हम एक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। कैसे आता है कि सबसे अच्छा कौन? हम, हमारा जहां। वो ऐसे ये सब नेशनल हिम्स जो बनाते हैं ना ये लोग, इससे आता है। ठीक है, समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है। फिर उसके बाद सेम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉलो करेगा। अब भाई सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, सिस्टम। ठीक है। नाउ सेम वेट्स एंड मेजर्ड इंटर्न जस्ट अ सेकंड। सेम वेट्स, इसको ना ऐसे ले लो, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। सेम वेट्स एंड मेजर्स, तो एक स्टैंडर्डाइज यूनिट, स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ वेइंग वाज इंट्रोड्यूस। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, हूँ मैं सेंट्रल इंडिया से, बट मैं फिलहाल नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। तो नॉर्थ इंडिया में गज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट सेंट्रल इंडिया में यूजुअली हम लोग स्क्वायर फीट यूज करते हैं। ठीक है। तो जब तक यहाँ के लोगों को स्क्वायर फीट नहीं पता होगा, तब तक मेरे लिए फिजिबल कैसे होगा चीज़ों को समझना? मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बार बार गज को मैं उस पर कन्वर्ट करूंगा, और मुझे पता भी नहीं है कैसे कन्वर्ट करना है। चलो आज के टाइम पे तो दिया रहता है, एक स्क्वायर यार्ड में इतने स्क्वायर फीट होते हैं। उस टाइम पे नहीं था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप एक स्टैंडर्डाइज मेजर यूनिट लाए, जिससे कि मेजर करना ईजी हो जाए। ठीक है। अब कस्टम ड्यूटीज और इंटरनल टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है यार, सॉरी, अब स्टेट्स अपने अलग अलग टैक्सेस लगाने लग जाएंगे, जो कि सेंटर उनको अलाउ नहीं करता है। हमारे इंडिया में ही समझो। ठीक है। सेंटर के परमिशन के बिना स्टेट टैक्स नहीं लगा सकते। अगर वो लगाने लग जाएंगे, तो फिर उसकी तो अथॉरिटी चैलेंज होगी, सेंटर की। और फिर ये कैसे फीलिंग आएगा कि हम लोग एक है, वी आर लिविंग इन वन नेशन। तो सारी चीजों को यूनिफाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो इंटरनल टैक्सेस है ना, और ये जो कस्टम ड्यूटीज है, इसको हटाए। ठीक है। अर्लियर फ्रांस फेल्ट लाइक मेनी स्मॉल रीजन, सी व्हाट आई सेड, अब भी मैंने आपको यही बताया है ना। नाउ इट फेल्ट लाइक वन सिंगल कंट्री, अब हम एक देश में रह रहे हैं। आपको यहां से उत्तर प्रदेश जाने का टैक्स नहीं देना पड़ता है, या फिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आने का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इमेजिन आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ट्रेवल कर रहे हैं और उस चीज का आपको टैक्स लगे। हाउ वुड यू फील दैट यू आर लिविंग इन वन नेशन यार? कैसे लगेगा आपको? नहीं समझ आएगा ना। वैसे ही फिर उसके बाद वन कॉमन लैंग्वेज, इससे कितना कम्युनिकेशन कितना फिजिबल हो जाता है कि नहीं? रीजनल लैंग्वेजेस वर डिस्करेज्ड। पेरिस फ्रांस, दिस बिकेम नेशनल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का क्या फायदा होता है? लैंग्वेज से लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, और उससे उनको काफी एक फील होता है। दे फील यूनाइटेड इफ दे आर एबल टू स्पीक वन लैंग्वेज, राइट? फिर हम देखते हैं कि यार ये फ्रांस का मिशन क्या था? व्हाट वाज द अल्टीमेट मिशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो revolutionary believed that France duty is to free other European peoples from king and tyranny. And so nationalism was not just for France. They wanted other people also to become nations. Definitely मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, फ्रांस ने ये जिम्मेदारी ले ली। उसे लगा भाई इतनी बढ़िया चीज है, एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, अरे एक बार आओ तो टेस्ट तो करो नेशनलिज्म की फीलिंग को। कितनी सही चीज है, क्यों रहना इस टायरेंट रूलर के अंडर में आप? राइट। सो इनका मिशन था टू स्प्रेड नेशनलिज्म इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप। राइट, इनका मिशन था। हाउ डिड फ्रेंच आइडियाज वर स्प्रेड टू यूरोप? कैसे? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में हैशटैग लगा के उन्होंने इंस्टाग्राम में हैशटैग डाला, स्प्रेड नेशनलिज्म। हैशटैग बेस्ट आइडियोलॉजी।
बस ये अकाउंट जो पोस्ट कर रहा था ना, उस अकाउंट का नाम था जैकबिन्स क्लब। बस इतना याद रख लो। और ये हैशटैग की जगह ना वो लोग पेंटिंग्स का यूज़ करते थे, ठीक है? हिस्ट्री बदल नहीं जाती है। हिस्ट्री का फॉर्मेट हर जगह सेम रहता है, ठीक है? इतिहास दोहराता भी है। तो हिस्ट्री को ना पढ़ने का तरीका होता है। आज से अगर आप रिलेट करोगे ना और ये समझोगे कि ये चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है? तो न्यूज़ ऑफ द रिवॉल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास फॉर्म्ड जैकबिन्स क्लब। कौन-कौन? स्टूडेंट्स, ठीक है? आप लोग के जैसे लोग, ठीक है? खैर लेकिन उन लोग होशियार थे और अगर आपको भी होशियार होना है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है? एंड एजुकेटेड मिडल क्लास, ठीक है? दे स्टार्टेड फॉर्मिंग जैकबिन्स क्लब। अब यहाँ से ये लोग डेफ़िनिटली पेंटिंग्स बनाते थे, अलग-अलग पोस्टर्स बनाते थे, कार्टून्स बनाते थे और उससे इस आइडिया को स्प्रेड करते थे, ठीक है? अब जो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है तो वो तो अक्रॉस यूरोप ये बात फैल ही जाएगी, ठीक है? अब लेटर ऑन देखोगे जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है? वो चीज़ आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगी, राइट? नाउ फ्रेंच आर्मी एंटर्ड होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, राइट? इन्हीं के आइडियाज़ से फ्रेंच आर्मी जो थी, ये नेशनलिज्म का जो आइडिया जो स्प्रेड कर रही थी, वो इन्हीं की वजह से कर पा रही थी। ये लोग इनको आइडिया दे रहे थे, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी व्हाट वाज़ द रोल ऑफ नेपोलियन, गुड और बैड। अभी मैंने क्या बताया कि हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट देखेंगे, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेपोलियन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दैट टाइम, ठीक है? तो उसका क्या रोल रहा है? तो पॉलिटिकली तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। ही ब्रॉट बैक मोनार्की, बट सो पॉलिटिकली ही वाज़ नॉट डेमोक्रेटिक, राइट? बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे तो उसने बहुत बड़े-बड़े रिफॉर्म्स लाए, राइट? ही इंट्रोड्यूस्ड रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म। सबसे पहले उसने नेपोलियनिक कोड लाया 1804 में, ठीक है? जिसके तहत उसने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ उसको उसने खत्म कर दिया। देयर विल बी नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। देखो हमेशा जब भी तख्ता पलट होता है, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम आता है, तो जितने भी प्रिविलेजेस हैं पहले के लोगों के, सारे खत्म किए जाते हैं। क्योंकि पावर का ना एक नेचर होता है बेटा। मान लो आज आपको मैं पावर दे दूंगा ना, तो यू विल मेक श्योर कि इसको मैं होल्ड करके रखूं। क्योंकि कोई आदमी अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। तो पावर हैज दैट नेचर, इट हैज दैट टेंडेंसी टू द पीपल विल ट्राई देयर बेस्ट टू कंसंट्रेट द पावर। वो पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए यू डेफिनेटली नीड टू abolish certain privileges. He established equality before law, तो अब सब कानून की नजरों में एक है. Now he protected right to property. Very important. अब भाई आप इतने हार्ड एंड मनी, इतनी मेहनत से हार्ड एंड मनी लेके आ रहे हैं अपने घर में, ठीक है? और उस मनी से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, कुछ खरीदा, ठीक है? और देर इज नो बडी टू गारंटी यू द प्रोटेक्शन फॉर योर असेट्स, फॉर योर एस्टेट्स। तो आप कहाँ से सिक्योर फील करेंगे? कहाँ से आपको लगेगा कि आपको फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? तो देयर शुड बी समबडी टू प्रोटेक्ट योर एस्टेट, टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, जो भी आप गुड्स ले रहे हैं। तभी तो आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, तभी तो आपका इंटरेस्ट अलाइन होगा। नेपोलियन वाज़ अ स्मार्ट मैन, वो इंटरेस्ट को अलाइन कर रहा था लोगों के साथ। आप क्यों ये चैप्टर पढ़ेंगे जब तक आप अल्टीमेटली तो मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं आप, है ना? तो जब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप क्यों पढ़ेंगे? तो आपका इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए इस चीज़ से। तो नेपोलियन बहुत स्मार्ट आदमी था, वो इंटरेस्ट अलाइन करने लग गया लोगों का, अपनी पॉलिसीज़ के साथ, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम डेफिनिटली। ओके, तो अब बिज़नेसमैन जो थे
वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे नेशनलिज्म को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, सारे बिजनेसमैन क्यों नहीं खुश होंगे इस बात से कि एक ही कानून हर जगह एप्लीकेबल है। अब उनको, बिजनेसमैन लोगों को ना बड़ा दिक्कत जाता है 4 अलग-अलग लोगों से डील करने में। उनके लिए बड़ी फिज़िबिलिटी होती है कि एक ही आदमी से डील करना पड़े, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक? सेम लॉज़ एवरीवेयर वुड बी फॉलोड, तो उनके लिए कितना फिज़िबल हो जाएगा ये चीज़। अब एक ही टाइप का वेट होगा, एक ही टाइप का मेज़र होगा, स्टैंडर्डाइज़्ड यूनिट होगा, कितना ईज़ी हो जाएगा उनके लिए। सेम करेंसी रहेगी भाई, बार-बार कन्वर्जन रेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? ना कन्वर्जन रेट लग जाएगा, है ना? तो दिस मेड ट्रेड ईज़ी एंड feasible. So businessmen and traders liked nationalism, right? This is the reason. अब देखते हैं कि व्हाई डिड पीपल टर्न अगेंस्ट फ्रेंच रूल। अब जब इतना ही सब बढ़िया चल रहा था, तो लोग इतने खिलाफ क्यों हो गए इसके? देखो, इनिशियली तो फ्रांस वर वेलकम्ड एज लिबरेटर्स, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहते थे, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। बट लेटर ऑन नेपोलियन स्टार्टेड पुटिंग हेवी टैक्सेस, और उसने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दिया। कोई भी, आप मीडिया पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा देंगे, तो कैसे लोगों तक सही न्यूज़ पहुँचेगी, राइट न्यूज़ कैसे पहुँचेगी? आपने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही खत्म कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस वाज़ कर्ब्ड, ठीक है? फोर्स्ड आर्मी रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में डालना चालू कर दिया। अब देखेंगे ब्रिटिशर्स भी करते थे ये इंडिया में। तो कोई पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं था लोगों के पास। तो लंबे समय तक लोग इसको पसंद नहीं करे फिर। तो ऑब्वियसली पीपल फेल्ट लाइक वी लॉस्ट वन रूलर बट गेन्ड अनदर। ज़ाहिर-सी बात है यार, अभी एक टायरेंट रूलर, अभी एक आप मोनार्क से निकले थे और एक डिक्टेटर भाई साहब आ गए, ठीक है? किसको पसंद आएगा ये चीज़? हेंस द सपोर्ट टर्न्ड इंटू एंगर, और फाइनली ये बैटल ऑफ वाटरलू हार जाएगा। बैटल ऑफ वाटरलू में यू विल सी दैट नेपोलियन वाज़ डिफीटेड। फिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होगी। दिस इज़ द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है? नाउ वन्स अगेन यू विल सी कि वापस से फ्रांस में मोनार्क आ जाए, तो फिर से तख्ता-पलट हो गया। एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही डेमोक्रेसी रहती है। आगे के टॉपिक्स पे देखेंगे कैसे इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया गया, राइट? तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।